नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, नॉर्वे शतरंज जो है वो उसका समापन हो गया है और विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन आखिरकार ये टूर्नामेंट जीतने में जो है कामयाब रहे। अलीरज़ा फिरोज़ा और रिचर्ड रैपोर्ट ये दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन सही मायनों में इस टूर्नामेंट के हाईलाइट जो हीरो निकल के आए वो यही दो खिलाड़ी थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच टूर्नामेंट का आखिरी राउंड खेला गया, जिसमें अलीरज़ा फिरोज़ा ने जीत हासिल की। ना सिर्फ जीत हासिल की बल्कि एक इतिहास भी बनाया। वो वर्ल्ड टॉप 10 में पहुंच गए, नंबर 9 पे पहुंच गए। 2770 रेटिंग है। इतनी ही रेटिंग रिचर्ड रैपोर्ट के, लेकिन 0.2 के अंतर से वो 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बड़ी बात यह है कि रैपोर्ट 25 साल के हैं, जबकि अलीरज़ा फिरोज़ा सिर्फ और सिर्फ 18 साल के हुए हैं अभी। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये लगे कि अलीरज़ा फिरोज़ा पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2770 रेटिंग 18 साल की उम्र में लेकर के टॉप 10 में पहुंचे हैं, तो ऐसा नहीं है। दरअसल मैग्नस कार्लसन अप्रैल 2008 में ऐसा कर चुके हैं और 17 साल की उम्र में वो वर्ल्ड नंबर 5 बन गए थे। हालांकि उनकी रेटिंग तब 2765 थी, तब उतनी रेटिंग में भी वर्ल्ड नंबर 5 पहुँच गए थे वो। जुलाई 2008 में वो वर्ल्ड नंबर 6 हो गए, हालांकि रेटिंग बढ़ गई, 2775 हो गई। अक्टूबर 2008 में वो वर्ल्ड नंबर 4 हो गए, रेटिंग हो गई 2786। एक साल तक कुछ ऐसा ही प्रदर्शन चलता रहा। फिर नवंबर 2009 में मैग्नस कार्लसन विश्व नंबर 2 हो गए, रेटिंग हो गई 2801 और तब उनकी उम्र हो गई थी 18 साल। तो 17 साल की उम्र में ही कार्लसन जो है वर्ल्ड टॉप 10 के अंदर एंटर कर गए थे। तो वैसे कार्लसन के साथ साथ अलीरज़ा का कारनामा भी जो है वो कमज़ोर नहीं है और अलीरज़ा भी आने वाले समय में वाकई दावेदार हैं उस विश्व खिताब के, जिसके बारे में हर कोई चर्चा करता है। तो आइए देखते हैं वो मैच, आखिरी मैच जो अलीरज़ा फिरोज़ा ने खेला आखिरी राउंड में रिचर्ड रैपोर्ट के खिलाफ। कैसा था वो मुकाबला, आइए देखते हैं उस मुकाबले को हम। सफ़ेद मोरों से यहाँ पर खेल रहे थे अलीरज़ा। शुरुआत हुई E4 C5, ये लाइन शुरुआत में खेली गई। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5। तो सिसिलियन रोजोलिमो यहाँ पे खेला नाइट F6, सो नाइट C3 और यहाँ पर सारे नाइट जो है वो बाहर आते हुए नाइट T4। अब ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत ही ट्रिकी है। नॉर्मली क्या खेला जाता है, हमने देखा है कि क्वीन C7 या G6 जो है वो मेन लाइन्स है। जब आप नाइट D4 लाइन खेलते हो, आप ओपनिंग के नियम तोड़ रहे हैं। क्यों? आप एक ही मोहरे को दोबारा चल रहे हैं और अभी आपके बाकी मोहरे बोर्ड पर नहीं निकले हैं। देखिए क्या होता है। अलीरज़ा ने भी यहाँ पर जो लाइन चुनी वो काफ़ी क्रिटिकल लाइन है, E5। ओके, तो उन्होंने खेला नाइट इंटू B5, बिशप दे दिया अपना, लेकिन बदले में क्या कर रहे हैं, आपके नाइट को बार बार मूव करा रहे हैं, तो कुछ ले रहे हैं बदले में। ओके, नाइट इंटू B5, यहाँ पे नाइट D5। ओके, अलीरज़ा ने यहाँ पे कैसल किया। यहाँ पे और भी जो गेम्स हैं जिसमें एक बहुत ही क्रिटिकल लाइन है जिसमें नाइट G5 पे जंप करता है। अब ये क्या, सारे नियमों को तोड़ते हुए आप कह सकते हो कि नाइट ओपनिंग हुई है, दो बार नाइट चल रहे हैं। तो अलीरज़ा ने यहाँ पे पहले सेफ खेला, कैसल खेला। जैसे ही यहाँ पर अपोनेंट ने A6 लाइन खेला जो कि खेली जाती है, यहाँ पे जो नेचुरल मूव है उसमें अपोनेंट जो है नॉर्मली वाइट जो है नाइट C3 पे वापस आ जाता है, बट अलीरज़ा ने यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल लाइन चूज़ की, उन्होंने खेला C4। ओके, अब आइडिया ये है कि अगर आप यहाँ पे B5 मारते हैं तो हम D5 मार के सेंटर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने खेला नाइट B4 और अलीरज़ा यहाँ पे भी जो है लगातार जो है वो एक प्रकार से आप बोलें कि फायर वर्क जो है वो करने के लिए तैयार थे। पहले उन्होंने खेला नाइट C3, D6 खेला यहाँ पर रिचर्ड रैपोर्ट ने। सो अलीरज़ा खेलते हैं D4, C इंटू D4। नॉर्मली आप जो लाइन है यहाँ पर वो है क्वीन A4 चेक, नाइट C6, ऐसे करके मैच चलता है। बट अलीरज़ा ने यहाँ पे खेली नॉवेल्टी क्वीन इंटू D4, मतलब नाइट फॉक लगवाया, क्वीन E4 और नाइट इंटू A1, मतलब एक्सचेंज दे दिया। यहाँ पे अभी भी रुक नाइट जो है वो कवर करना है, लेकिन बदले में क्या मिला हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। बदले में आपके जितने भी पीसेस हैं, अभी आप आने वाले समय में देखोगे, ये सारे के सारे पीसेस इंक्लूडिंग पान जो है वो सामने वाले राजा के खिलाफ आक्रमण में काम आने वाले हैं। नंबर 2, ये राजा जो है इसको निकलना अभी थोड़ा मुश्किल जाने वाला है। ये बिशप भी अभी नहीं निकला है, तो कैसल जो है वो नहीं होने वाली है और सेंटर पर जो है वो खेल होने वाला है। ठीक है, बिशप F4 खेला अलीरज़ा ने, तो रैपोर्ट ने खेला बिशप E6, रुक इंटू A1। पहले तो कवर करना होगा जो नाइट दिया है। नाउ यहाँ पर उनके अपोनेंट ने खेला रुक C8। अब जैसे यहाँ पर आपके दिमाग में कुछ अलग अलग तरह की चालें आ सकती हैं कि क्यों नहीं रैपोर्ट यहाँ पर G6 खेल के बिशप निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए क्या हो सकता है इसमें। जैसे E इंटू D6, आप क्वीन से तो मार नहीं सकते, बिशप रखा है, अगर आप पॉन से मारोगे तो भी जो है समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि नाइट D5 वगैरह जो है आ रहा है, नाइट G5 वगैरह आ रहा है। उन्होंने अगर वो खेल नॉर्मल डेवलपमेंट पे जाएं, चलो पॉन दे दिया, एक बिशप G7 एक्सचेंज तो अप है,
सो यहाँ पे गुड मूव आएगा बिशप E5। अगर आप एक्सचेंज करोगे फॉर एग्जांपल, या आप एक्सचेंज नहीं करते, आप कैसल करोगे, मान लीजिए यहाँ पे कैसल कर लिया, सो बिशप इंटू G7, किंग इंटू G7, क्वीन E5 चेक। और यहाँ पे अगर आप देखो, आप F6 तो चल नहीं सकते, बिशप मर रहा है, पीछे जाओगे तो तरह तरह की समस्याएं जो है यहाँ पर आएंगी, और उसके बाद आप देखोगे कि डार्क स्क्वायर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो अब इसका बेस क्या था? दरअसल यहाँ पे बेस ये है कि आप देखोगे कि आपके पास ये जो पॉन है, ये डार्क कलर के डोमिनेशन को खत्म कर रही है, क्योंकि ये पॉन को हटना, आप ये दोनों पॉन आप हटा दोगे और वो डार्क कलर जो है पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। तो वो जो पूरा जो सिनेरियो था, ये जो पूरी तकनीक थी, उसमें फंसे हुए थे यहाँ पर रिचर्ड रापोर्ट। तो वो ये भी नहीं कर सकते थे। अगर ये पोजीशन पे वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करते कि बिशप E5 पे मान लीजिए F6, तो बिशप G3, बिशप F7, क्वीन इंटू B7, और ये पोजीशन भी जो है ये काफ़ी परेशान करने वाली है। यहाँ पर आप देखिए, आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए, आप कैसल नहीं कर सकते क्योंकि पॉन इंटू E7 आ रहा है। तो बहुत सारी समस्याओं से यहाँ पर रिचर्ड रापोर्ट घिरे हुए थे। तो उन्होंने यहाँ पे पहले खेला रुक इंटू A1 के बाद खेला रुक C8। अब इस पोजीशन में अली रेजा क्या करेंगे? देखिए, जब आप कुछ सेक्रीफाइस दे देते हो, चाहे आप एक्सचेंज सेक्रीफाइस दे दीजिए या कोई पीस आप सेक्रीफाइस दे दो, तो आपको उस पोजीशन में कम बैक करने के लिए, उस पोजीशन में फ़ायदा उठाने के लिए जो भी आपको इनिशिएटिव मिला हुआ है, आपको तुरंत आक्रमण करना होगा। मतलब आप रुक के नहीं खेल सकते कि मैं भाई आराम से खेल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप आराम से खेलोगे तो सामने वाला जो है वो अपने किंग को सेव करेगा और पीसेस को एक्सचेंज करके एंड गेम में जीत जाएगा। तो जो भी करना होगा वो आपको जल्दी करना होगा। और यहाँ पर अली रेजा के लिए बिल्कुल क्लियर था कि उनको सारे मोहरों को खेल में तुरंत ही जो है वो एक्टिवेट करना होगा। तो उन्होंने खेला नाइट D5 यहाँ पे, ओके, D इंटू E5 यहाँ पे मार दिया, नाइट इंटू E5। नाउ अब ये वो मोमेंट था जब इन्होंने खेला F6। अब किंग के लिए जगह बना रहे हैं कि भाई किसी तरह तो राजा को सुरक्षित करें, सेफ करें। तो अली रेजा वापस आ जाते हैं नाइट F3। लेकिन जैसे ही वापस नाइट F3 आते हैं, अब देखिए कि बिशप जो है वो एक्सपोज हो रहा है, ओके। तो उन्होंने यहाँ पे खेला बिशप D5, इसका प्रॉब्लम ही खत्म कर दिया, ओके। C इंटू D5, रुक C5। अगर आप इस पोजीशन को इंजन में लगाएंगे तो इंजन इस पोजीशन को इक्वल बताएगा, बोलेगा कि ठीक है, ब्लैक ठीक कर रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल बोर्ड पे बहुत ही मुश्किल होता है ये बात अच्छे से समझ पाना कि आपका राजा सेफ नहीं है, अभी ये बिशप नहीं निकला है, ये रुक नहीं निकला है। तो भले एक्सचेंज डाउन है वाइट, लेकिन वाइट के तो पीस अवेलेबल है ना, मौजूद तो है ना बोर्ड पे। आपको तो पीस है ही नहीं बोर्ड पे, वो रुक तो है ही नहीं, बिशप तो खेल ही नहीं रहा। तो इस पोजीशन पे प्रैक्टिकली ये सोचना बहुत ही मुश्किल है कि ये पोजीशन इक्वल है। तो वही हुआ रापोर्ट के साथ, उनको लग ही रहा था कि गड़बड़ होगी। अगली चाल आती है अली रेजा की, वो पॉन पुश करते हैं, क्वीन से आप मार नहीं सकते, पॉन से आप मार नहीं सकते। और वो हमेशा इस बात को लेकर के जो है पूरे गेम में परेशान थे। रापोर्ट क्लियर था कि वो E5 खेलने से डर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वाइट एक सेक्रीफाइस मार देगा। ये आगे भी आपको दिखेगा। उन्होंने खेला क्वीन D7, ओके। तो अब अली रेजा खेलते हैं B4 ताकि इस रुक को जो है डिस्टर्ब किया जाए। रुक C6, नाउ रुक E1। पूरा प्रेशर जो है किंग के टुवर्ड्स लगा दिया है, आप देखिए। और तीन पीसेज जो है यहाँ पे प्रेशर बनाए हुए हैं। अभी भी बिशप गेम में नहीं है। अब यहाँ पर रिचर्ड रापोर्ट खेलते हैं किंग F7। अब उनको किसी भी तरह से तो किंग को सेव करना है और रुक और बिशप को निकालना है। अच्छा, यहाँ पे E5 जो है वो एक इंटरेस्टिंग चाल हो सकती थी। मतलब E5 करते वाइट डेफिनेटली सेक्रीफाइस मारेगा। एक्सेप्ट करने पे तो लॉस है नाइट E5 के बाद, आप बोर्ड पे लगा के इसको सोचना, ठीक है। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करके यहाँ पर किंग D8 चले जाते तो ये मैच जो है दरअसल बच जाएगा। बिशप G3 के बाद बिशप D6, नाइट D4। ये थोड़ा वाइट अभी भी इनिशिएटिव है, लेकिन ये मैच बच जाएगा, इक्वल के आसपास है। तो किंग F7 खेल दिया, लेकिन उन्होंने E5 नहीं खेला। तो यहाँ पे अली रेजा खेलते हैं नाइट D4। अब रुक पे समस्या है। तो अगर देखिए, एक तो वैसे ही पोजीशन खराब है, और अगर एक्सचेंज भी वापस चला गया तब तो वाइट जो है वो क्लियर विनिंग पोजीशन पे आ जाएगा। अब उन्होंने फाइनली यहाँ पे E5 खेला, ओके। सो नाउ क्वीन D5 चेक। अभी भी आप क्वीन बीच में आ नहीं सकते, E6 का स्क्वायर कंट्रोल में है। तो किंग E8 शायद ये भी कंटिन्यू हो सकता था। इस पर भी बिशप इंटू E5 सेक्रीफाइस आ जाता। अब बिशप E5, F5 अगर करेंगे तो क्वीन E5, किंग D8, ये इस तरह से गेम चलेगा। लेकिन ये भी वाइट को ही फेवर कर रहा है। उन्होंने खेला किंग G6 यहाँ पर रिचर्ड ने। तो राजा की स्थिति ऑलरेडी जो है उसका बाजा बजा हुआ था। और अगली चाल यहाँ पे वही आया, बिशप इंटू E5 सेक्रीफाइस मार दिया। देखिए, सेक्रीफाइस कब आता है? सेक्रीफाइस तभी आता है जब अपोनेंट के कुछ पीस जो है वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो है यहाँ पर ये दो मोहरे जो है वो बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं।
और इसी बात को समझते हुए अली रेज़ा जो है यहाँ पे सेक्रीफाइस मारते हैं ताकि पोजीशन और ओपन हो जाए और जीतना जो है वो आसान हो जाए। ओके, यहाँ पर उन्होंने मार दिया रुक इंटू D6 क्योंकि उनको लगा कि F इंटू E5 पे वैसे भी जो है नाइट F3 के बाद जो है गेम बचाना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट मूव जो है वो नाइट E5 पे जो है आ रहा है। ओके, सो रुक इंटू D6 मारा उन्होंने, तो यहाँ पर अली रेज़ा ने खेला बिशप इंटू D6, बिशप इंटू D6। और अब जैसे ये पोजीशन आसान बनी तो अली रेज़ा ने देखिए इसको कैसे किया, क्वीन E4 चेक, किंग F7, अगेन क्वीन D5, यहाँ पे थोड़ा रिपीटिशन हुआ, किंग G6, यहाँ पे इन्होंने खेला G3 क्योंकि ये थ्रेट लगा हुआ था, आप देख सकते हो, बिशप इंटू H2 का डिस्कवर्ड अटैक। तो पहले G3 किया, H6 किया यहाँ पर रिपोर्ट ने। सो ना उन्होंने खेला रुक D1। अब पूरा फोकस ये पिनिंग बिशप के ऊपर है कि ये नाइट को हटाएं फाइनली और ये जो है बिशप को हम मार लें। तो खैर उन्होंने खेला रुक E8। सो नाउ नाइट F3 पहले, रुक D6, सो नाइट H4 चेक, किंग को पीछे जाना पड़ा H7, तो उसके बाद क्वीन D3 चेक, किंग कहीं भी गया तो क्वीन D3 चेक के बाद यहाँ पर रेपोर्ट ने रिजाइन कर दिया क्योंकि किंग कहीं भी जाएगा। उसके बाद नाइट F5 आ रहा है और उसके बाद D6 का जो बिशप है वो बचेगा नहीं, तो पीस डाउन हो जाएंगे बिना किसी कंपनसेशन के यहाँ पर रिचर्ड राफोर्ड। तो एक अच्छा मुकाबला मैं बोलूँगा, बहुत ही शानदार मुकाबला। अली रेज़ा ना सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि जीत रहे हैं, कर्याकिन को भी उन्होंने हराया। तो ये बात हमें माननी पड़ेगी, ये खिलाड़ी जो है वो लगातार क्लासिकल चेस में बेहतर होता जा रहा है। ठीक है, निश्चित तौर पर उम्र अभी कम है तो अनुभव कम है, तो हम देखते हैं कि कई बार वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन जो है प्रेशर में जो है ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जब भी वो खुल के खेल रहे हैं शतरंज वो लाजवाब खेल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते जाते रिचर्ड राफोर्ड की भी तारीफ करनी होगी, वो विश्व नंबर 9-10 पे पहुँच गए हैं ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए। उम्मीद करते हैं कि ये खिलाड़ी जो है हमारे लिए इसी तरह की शानदार शतरंज जो है वो सामने लाते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ मैंने इस बार फिर से बोर्ड पे कुछ चेंजेस किए हैं। अपोनेंट के नाम जो है मैंने ऊपर नीचे कर दिए हैं ये, और बोर्ड को और बड़ा कर दिया है, तो कहीं ये कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं क्रिएट कर रहा है। मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है इसके बारे में भी। तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना